मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, अब तक मैं उपन्यास माँ के भाग 37 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए माँ उपन्यास के भाग 38वें का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। निकोलाई रोज तो बहुत ठीक वक्त से घर लौट आता था, पर एक दिन वह कुछ देर से घर लौटा। उसने अपना कोट उतारे बिना उत्तेजना से हाथ मलते हुए कहा, निलोना, आज हमारा एक साथी जेल से भाग निकला। कौन हो सकता है? मैं पता नहीं लगा पाया। माँ की आंखों के आगे जमीन घूमने लगी। क्या पावेल हो सकता है? उसने बैठकर चुपके से पूछा। हो तो सकता है, निकोलाई ने अपने कंधे बिचकाकर कहा, लेकिन हम उसे छुपाएंगे कैसे? हमें उसका पता कैसे लगेगा? मैं इस उम्मीद से बड़ी देर तक सड़कों का चक्कर लगाता रहा कि शायद वह कहीं मिल जाए। खैर, यह तो मेरी मूर्खता थी, लेकिन हमें कुछ करना चाहिए। मैं फिर बाहर जा रहा हूं। मैं भी चलती हूं, मां ने ऊंचे स्वर में कहा। तुम एगोर के यहां जाकर मालूम कराओ कि उसे तो कुछ नहीं मालूम, निकोलाई ने उससे कहा और जल्दी से बाहर निकल गया। मां ने जल्दी से अपने सिर पर एक रुमाल बांधा और सड़क पर उसके पीछे हो ली। उसके हृदय में आशाओं का तूफान उमड़ा पड़ रहा था। उसकी आंखों के आगे लाल लाल धब्बे नाच रहे थे और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वह प्रायः भागने लगी। उसे अपने आसपास की किसी चीज का होश नहीं था। वह सिर झुकाए एक अज्ञात संभावना की खोज में चली जा रही थी। शायद वह वहां मिल ही जाए, यही आशा उसे आगे बढ़ा रही थी। उसे बड़ी गर्मी लग रही थी और थकन के मारे वह हाँफ रही थी। योगोर के मकान की सीढ़ियों के पास पहुंचकर वह रुक गई। उसकी ताकत ने जवाब दे दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा और सहसा चीख मारकर आंखें बंद कर ली। उसे ऐसे लगा कि उसने घर के फाटक पर निकोलाई वेसेचको को जेबों में हाथ डाले खड़े देखा था, पर जब उसने दोबारा देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मैंने कल्पना की होगी, उसने सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सोचा। उसके कान चौकन्ने थे। नीचे आंगन में उसे किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। वह सीढ़ियों पर ठहर कर नीचे देखने लगी। फिर उसने वहीं चेचक के दागों से भरा हुआ चेहरा देखा। अब वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। निकोलाई, निकोलाई, मां ने चिल्लाकर कहा और उससे मिलने के लिए सीढ़ियों के नीचे भागी। उसके हृदय में निराशा की वेदना थी। तुम चलती जाओ, चलती जाओ, उसे अपना हाथ हिलाकर धीरे से कहा। जल्दी जल्दी सीढ़ियां लांघकर वह येगोर के कमरे में घुसी। येगोर कोच पर लेटा हुआ था। निकोलाई जेल से भाग आया है? मां ने हाँफते हुए कहा। कौन सा निकोलाई? येगोर ने तकिए पर से सिर उठाकर भर्राई हुई आवाज में पूछा। दो निकोलाई हैं। वेसेचको, वो यहीं आ रहा है। अच्छी बात है। इतने में निकोलाई स्वयं कमरे में आया और दरवाजे का कुंडा लगाकर वहां खड़ा अपने बालों पर हाथ फेरता हुआ मुस्कुराता रहा। येगोर कोहनियों के बल उठ बैठा। आओ आओ, उसने सिर हिलाकर कहा। निकोलाई खिसे निकाले मां की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। अगर मैं तुमसे न मिला होता तो शायद मैं फिर जेल वापस चला जाता। मैं शहर में तो किसी को जानता नहीं था, और अगर बस्ती में जाता तो मुझे वे फौरन गिरफ्तार कर लेते। इसलिए मैं सड़कों पर फिरता रहा और सोचता रहा कि मैंने भी भागकर कितनी बेवकूफ़ी की। एकाएक मैंने पेला गया निलोना को जल्दी जल्दी इधर आते देखा। बस मैं इनके पीछे हो लिया। तुम बाहर निकले कैसे? मां ने पूछा। वह कुछ झेपता हुआ कोच के सिरे पर बैठ गया और उसने अपने कंधे झटक दिए। बस इत्तेफाक की बात है, उसने कहा। मैं बाहर टहल रहा था कि इतने में फौजदारी के कैदियों ने एक संतरी को पीटना शुरू कर दिया। इस संतरी को एक बार चोरी के जुर्म में राजनीतिक पुलिस से निकाला जा चुका है।
इसलिए अब वह हर आदमी के खिलाफ जासूसी करता है, जाकर सारी खबरें पहुंचाता है और किसी को चैन से नहीं बैठने देता। इसलिए लोग उसे पीट रहे थे। चारों तरफ गड़बड़ी मची हुई थी और दूसरे संतरी सीटियां बजाते हुए इधर से उधर भाग रहे थे। मैंने नजर उठाई तो देखता क्या हूं कि फाटक खुला हुआ है। बाहर चौक और शहर दिखाई दे रहा है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे नींद में चल रहा हूं। जब मैं बाहर सड़क पर बहुत दूर निकल आया तो मुझे होश आया और मैं सोचने लगा कि मैं जाऊंगा कहाँ। पीछे मुड़कर देखा तो जेल का फाटक बंद हो चुका था। हूँ, एक और ने कहा। तो हुजूर वापस क्यों नहीं लौट गए? जाकर शराफत से दरवाजा खटखटाते और उनसे कहते कि तुम्हें अंदर ले लें। तुम उनसे कहते माफ कीजिएगा जनाब, मुझसे जरा सी गलती हो गई। हाँ, निकोलाई हंसकर बोला, बेवकूफ़ी तो थी मेरी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने साथियों के साथ ठीक नहीं किया। इस तरह किसी से कुछ कहे सुने बिना चला आया, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। रास्ते में मुझे एक जनाजा मिला। लोग किसी बच्चे की लाश को दफन करने के लिए जा रहे थे। मैं भी साथ हो लिया। सिर झुकाकर किसी की तरफ देखे बिना मैं जनाजे के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर तक कब्रिस्तान में बैठकर मैं हवा खाता रहा। फिर एकाएक मुझे एक बात सूझी, बस एक बात। एगोर ने आह भर कर पूछा, मेरे ख्याल से इस एक ही बात से तुम्हारा दिमाग भर तो नहीं गया? वेसेच को सहृदयता से हंस दिया और सिर हिलाने लगा। अब मेरा दिमाग उतना खाली नहीं है जितना किसी जमाने में हुआ करता था। लेकिन मैं देखता हूं कि एगोर इवानोविच, तुम अभी तक बीमार हो। जिसमें जो करने की ताकत होती है वह वही करता है, एगोर ने खासकर कहा और बलगम थूक दिया। तुम अपना किस्सा सुनाओ। मैं यहाँ के अजायब घर में चला गया। बड़ी देर तक वहां घूम फिर कर चीजें देखता रहा और सोचता रहा, अब यहां से कहाँ जाऊंगा। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था और भूखा तो मैं इतना था कि अगर कोई मिल जाता तो कच्चा खा जाता। मैं बाहर सड़क पर निकल कर आगे चला। मैं हिम्मत हार चुका था। पुलिस वाले सबको बड़े गौर से देख रहे थे। मैंने सोचा कि बस अभी पकड़ा जाऊंगा। इतने में एकाएक मैंने पेला गया निलौना को जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते इधर आते देखा। मैं एक तरफ को हट गया और फिर इनके पीछे पीछे चला आया। बस यही हुआ। मैंने तुम्हें नहीं देखा, मां ने अपराधी की तरह कहा। ध्यान से देखने पर उसे मालूम हुआ कि यह सोच को दुबला हो गया था। शायद साथी परेशान हो रहे होंगे, एसोचको ने सिर खुजलाते हुए कहा। और हाकिम भी तो परेशान हो रहे होंगे, तुम्हें उन पर तरस नहीं आता? वे तो बहुत परेशान होंगे, एगोर ने कहा। वह अपना मुंह खोलकर इस तरह होठ चलाने लगा मानो हवा चबा रहा हो। अच्छा, मजाक तो बहुत हो लिया। अब हमें तुमको कहीं छुपाना पड़ेगा। मुझे इससे खुशी तो बहुत है, पर यह काम आसान नहीं है। कमबख्त मैं उठ भी तो नहीं सकता। उसने सांस लेने का प्रयत्न करते हुए कहा और दोनों हाथ सीने पर रखकर धीरे धीरे अपना सीना मलने लगा। येगोर इवानोविच, तुम तो बहुत बीमार मालूम होते हो, निकोलाई ने अपना सिर झुकाए हुए कहा। मां ने एक आह भरी और उस छोटे से कमरे में बड़ी चिंता से चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा। तुम उसकी फिक्र ना करो, एगोर ने उत्तर दिया। मां, अब ज्यादा शर्माओ नहीं, उससे पावेल के बारे में पूछ लो। वेसोचको ने खिसे निकाल दी। पावेल मजे में है, बिल्कुल ठीक है। वहां वही हमारा सरदार था। वही अफसरों से बात करता है और हर बात में सबसे आगे रहता है। सब लोग उसको बहुत मानते हैं। एसोचको की बातों पर पेला गया अपना सिर हिलाती रही और कनखियों से एगोर के फूले फूले नीलवर्ण चेहरे को देखती रही। उसका चेहरा उसे अजीब, सपाट, निश्चेष्ट और भावहीन मालूम हो रहा था, पर उसकी आंखों में स्फूर्ति और हर्ष की चमक थी। कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है, सहसा निकोलाई ने कहा।
माँ, वही अलमारी पर थोड़ी सी रोटी रखी है, एक और ने कहा। फिर तुम जरा गलियारे में चली जाओ और वहां बाईं तरफ दूसरा दरवाजा खटखटाओ। एक औरत दरवाजा खोलेगी। तुम उससे कहना कि जो भी खाने को हो वह ले आए। इतने खाने की क्या जरूरत है? निकोलाई ने प्रतिरोध किया। तुम फिक्र ना करो, बहुत नहीं होगा। माँ ने बाहर जाकर दरवाजा खटखटाया। उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए वह येगोर के बारे में सोचने लगी। वह मर रहा है। कौन है? किसी ने कमरे में से पूछा। मुझे येगोर इवानोविच ने भेजा है, माँ ने धीरे से उत्तर दिया। उसने आपको बुलाया है। अभी? औरत ने दरवाजा खोले बिना उत्तर दिया। माँ ने एक क्षण प्रतीक्षा करने के बाद फिर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा जल्दी से खुला और एक लंबे कद की औरत ऐनक लगाए हुए बाहर गलियारे में आई और वहां खड़ी खड़ी जल्दी जल्दी अपनी आस्तीनों की सिलवटें ठीक करने लगी। क्या चाहिए? उसने रुखाई से पूछा। येगोर इवानोविच ने मुझे भेजा है। आइए चलें। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूं। क्यों, है ना? उस औरत ने धीरे से कहा। आप कैसी हैं? यहां कुछ अंधेरा है। मां ने उसे एक नजर देखा और उसे याद आया कि उसने उस औरत को कई बार निकोलाई के यहां देखा था। सब अपने ही लोग हैं, उसने सोचा। वह औरत पेलागिया के पीछे पीछे हो ली। क्या उसकी तबीयत बहुत खराब है? उसने पूछा। हाँ, लेटा हुआ है। उसने मुझसे कहा था कि तुमसे कुछ खाना ले आने को कह दूं। उसकी कोई जरूरत नहीं। जब वे येगोर के कमरे में घुसी तो उन्हें उसकी सांस की खरखराहट साफ सुनाई दे रही थी। दोस्तों, मैं तो अब अपने पुरखों के पास जाता हूं। आह, लूदमिला वासिलिवेना, यह नौजवान इतना गुस्ताख है कि हाकिमों की इजाजत लिए बिना जेल से बाहर चला आया है। पहले तो इसे कुछ खाने को दे दो, फिर कहीं इसके ठहरने का इंतजाम कर दो। उस औरत ने सिर हिलाकर हामी भरी और जल्दी से एक नजर रोगी पर डाली। एगोर, जब ये लोग आए थे तभी मुझे बुला लिया होता, उसने कहा। और तुमने फिर 2 बार दवा नहीं पी? बड़ी शर्म की बात है। कामरेड, मेरे साथ आइए। ये लोग एगोर को अस्पताल ले जाने के लिए आते ही होंगे। तो तुम मुझे अस्पताल भेजे बिना नहीं मानोगी? हाँ, मैं भी वहां तुम्हारे साथ रहूंगी। वहां भी? हे भगवान! बस, अब तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। बातें करते करते उस औरत ने कंबल खींचकर एगोर को सीने तक चढ़ा दिया। फिर निकोलाई को बड़े ध्यान से देखा और शीशियां हिलाकर देखा कि दवा कितनी बची है। वह बहुत सपाट सुरीली आवाज में बोलती थी और उसकी चाल में बहुत नजाकत थी। उसके चेहरे का रंग पीला था और उसकी भौवें नाक के पास आकर मिलती थीं। मां को उसकी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे उसमें बहुत दम्भ दिखाई देता था। उस औरत की आंखों में कभी मुस्कुराहट या चमक नहीं आती थी और वह बड़े आदेशपूर्ण ढंग से बोलती थी। अच्छा, अभी तो हम लोग जाते हैं, वह कहती रही। लेकिन मैं अभी लौट कर आती हूं। एगोर को एक चम्मच दवा पिला देना और उसे बोलने न देना। यह कहकर वह निकोलाई के साथ बाहर चली गई। बहुत अच्छी औरत है, एगोर ने आह भर कर कहा। बहुत ही शानदार औरत है। मां, मैं तुम्हारा इसके साथ रहने का इंतजाम कर दूंगा। वह बहुत थक जाती है। बोलो नहीं, लो या दवा पी लो, मां ने बड़ी नरमी से कहा। उसने दवा पी और कड़वाहट के मारे एक आंख बंद कर ली। अगर मैं अपनी जबान पर ताला भी लगा लूं तब भी मैं मर तो जाऊंगा ही, उसने कहा। वह अपनी खुली हुई आंख से मां को देखता रहा और मुस्कुराहट से उसके होठ खुल गए। मां ने अपना सिर झुका लिया और व्यथा से उसकी आंखों में आंसू निकल आए। ठीक ही है, यह तो होता ही है, रोगी ने कहा। जो जीवन का सुख भोगता है उसे एक न एक दिन मरना भी पड़ता है। मां ने अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया और बड़े चुपके से बोली, तुम थोड़ी देर शांत क्यों नहीं रहते? उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो अपने सीने की खरखराहट सुन रहा हो। मां, शांत रहने से क्या फायदा? वह कुड़कर बोलता रहा। मुझे इससे क्या मिल जाएगा?
यही ना कि मेरी मौत कुछ देर के लिए टल जाएगी, लेकिन तुम्हारी जैसी नेक औरत से दो चार बातें न कर लेने का सुख मुझसे छिन जाएगा। मुझे यकीन है कि दूसरी दुनिया के लोग इतने अच्छे नहीं हो सकते जितने यहाँ के हैं। वह अमीरजादी अभी आकर मुझे डांटेगी कि मैंने तुम्हें बातें करने क्यों दी। माँ ने चिंतित स्वर में उसकी बात काटते हुए कहा, वह अमीरजादी नहीं है कामरेड, वह क्रांतिकारी है और बहुत ही अच्छी औरत है। हाँ, डांटेगी तो जरूर, डांटती तो वह सभी को है। येगोर ने माँ को अपनी पड़ोसिन की जिंदगी के बारे में बताने लगा। स्पष्ट था कि उसे बोलने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और माँ समझ गई कि वह उसे छेड़ रहा था। यह बचेगा नहीं। उसके आर्द्र तथा विवर्ण चेहरे को ध्यान से देखते हुए माँ सोचने लगी। लूद मिला लौट आई और बड़ी सावधानी से दरवाजा बंद करके उसने माँ की तरफ देखा। तुम्हारे दोस्त को कपड़े बदलकर फौरन मेरे कमरे में कहीं चले जाना चाहिए, इसलिए तुम जाकर उसके पहनने के लिए कुछ कपड़े ले आओ। यही लेती आना। यह बड़ा बुरा हुआ कि सोफिया यहाँ नहीं है। लोगों को छुपाने में वही बहुत होशियार है। वह कल लौटकर आ रही है। माँ ने अपने कंधों पर साल डालते हुए कहा। जब भी उसे कोई काम सौंपा जाता था तो वह उसे जल्दी से और अच्छी तरह पूरा करने के लिए इतनी उत्सुक रहती थी कि उसे और किसी बात का ध्यान भी नहीं रहता था। उसे कैसे कपड़े पहनाने होंगे? माँ ने अपनी भवें सिकोड़कर बड़े कामकाजी ढंग से पूछा। कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह रात को जाएगा। रात को जाना तो और भी बुरा है। सड़क पर बहुत थोड़े लोग होते हैं और पुलिस वाले भी ज्यादा चौकस रहते हैं, और वह बहुत चालाक भी नहीं है। येगोर अपनी भर्राई हुई आवाज में हंस दिया। क्या मैं अस्पताल में तुमसे मिलने आ सकती हूँ? माँ ने पूछा। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया और खांसने लगा। क्या तुम यह कर सकती हो कि मैं और तुम बारी बारी से थोड़ी थोड़ी देर अस्पताल में इसके पास बैठें? लुदमिला ने अपनी काली आंखों से माँ को देखते हुए पूछा। कर सकती हो? बहुत अच्छी बात है, मगर अब जल्दी से जाकर यह काम कर डालो। उसने बड़े प्यार से पर साथ ही बड़े आदेशपूर्ण ढंग से माँ का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे तक पहुंचाई। बुरा न मानना कि मैं तुम्हें इस तरह भेजे दे रही हूं। बाहर पहुंचकर उसने कहा, बात यह है कि उसे बोलना नहीं चाहिए। मुझे अब भी उसके बचने की उम्मीद है। उसने अपने हाथ इतने कसकर दबाए कि उसकी हड्डियां चरमरा आ गईं और उसने थिथिल भाव से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी इस स्पष्टवादिता से माँ कुछ खिसिया गई। कैसी बात करती हो? माँ ने बुदबुदा कर कहा। इस बात का ख्याल रखना कि कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा है। लुदमिला ने हाथ उठाकर अपनी कनपटियां मलते हुए मंद स्वर में कहा। उसके होठ कांपने लगे और उसके चेहरे पर कोमलता का भाव छा गया। यह मैं जानती हूं, माँ ने किंचित गर्व के साथ कहा। फाटक से निकलकर वह अपनी साल ठीक करने के बहाने एक क्षण के लिए रुकी और उसने चारों ओर फुर्ती से नजर डाली। खुफिया पुलिस वालों को वह बड़ी से बड़ी भीड़ में भी पहचान लेती थी। वे जिस तरह जरूरत से ज्यादा लापरवाही से चलते थे, उनके हाव भाव में जो एक अस्वाभाविक निश्चिंतता होती थी, उनकी आंखों में अपराधियों जैसा जो चौकन्नापन होता था, जो उकताहट और बेदिली की बनावटी मुद्रा में भी छुपाए नहीं छुपता था, इन सब बातों से माँ भली भांति परिचित थी। जब उसे इस प्रकार का कोई आदमी दिखाई न दिया तो माँ इत्मीनान से सड़क पर आगे बढ़ी और एक किराए की गाड़ी करके उसने गाड़ी वाले से बाजार की तरफ चलने को कहा। उसने निकोलाई के लिए एक कोट पसंद किया और बड़ी देर तक उसकी कीमत के लिए मोल तोल करती रही और अपने कल्पित पति को गालियां देती रही कि वह इतना शराबी था कि उसे हमेशा उसके लिए नए कपड़े खरीदने पड़ते थे। उसकी इन मनगढ़ंत बातों का दुकानदारों पर कोई प्रभाव न पड़ा, पर वह स्वयं इससे बहुत खुश थी, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे उसने सोचा था कि पुलिस वाले बाजार में अपने जासूस जरूर भेजेंगे, क्योंकि
उन्हें मालूम था कि निकोलाई के लिए कपड़े जरूर खरीदे जाएंगे। वापसी में भी पहले की तरह भोलेपन से सतर्क रहकर माँ एगोर के घर की तरफ लौटी। फिर उसे निकोलाई को शहर के सिरे तक पहुंचाने जाना पड़ा। वे सड़क की दोनों पटरियों पर अलग अलग चल रहे थे। निकोलाई को सिर झुकाए चलते देखकर माँ को बड़ी खुशी हो रही थी और कुछ हंसी भी आ रही थी। उसके लंबे से कत्थई कोट का दामन बार बार उसकी टांगों से उलझ रहा था और उसकी टोपी बार बार सरक कर उसकी नाक पर आ जाती थी। एक सुनसान गली में सासा से उसकी मुलाकात हुई। माँ ने सिर हिलाकर वेसिचको को इशारा किया और अपने घर की तरफ लौट पड़ी। लेकिन पावेल अभी तक जेल में है और अंद्रेई, उसने सोचा और उदास हो गई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास माँ के भाग 38 का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 39वें का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। निकोलाई इवानोविच जब उससे मिला तो बहुत परेशान था। एगोर की तबीयत बहुत खराब है, उसने कहा। बहुत ज्यादा खराब है। वे उसे अस्पताल ले गए हैं। लुदमिला यहां आई थी और वह तुम्हें अस्पताल बुला गई है। अस्पताल? निकोलाई इवानोविच ने अपना चश्मा ऊपर सरकाया और मां को उसका सलूका पहना दिया। लो, यह बंडल लेती जाओ, उसने कांपते हुए स्वर में कहा और अपने गर्म सूखे हाथ में उसकी उंगलियां दबा लीं। वेसेचको ठीक है? हाँ, मैं भी एगोर को देखने जाऊंगा। थकान के मारे मां का सिर घूमने लगा। निकोलाई की परेशानी से उसे किसी भयानक घटना का पूर्वाभास होने लगा। वह बचेगा नहीं। उसके दिमाग में यह विचार बार बार हथौड़े की तरह चोटें मारता रहा। लेकिन जब उसने उस साफ सुथरे छोटे से प्रकाशमय कमरे में प्रवेश किया जहां येगोर सफेद तकियों के एक ढेर का सहारा लगाए लेटा भर्राए हुए स्वर में हंस रहा था, तो उसके मन को कुछ शांति मिली। वह मुस्कुराते हुए दरवाजे के पास खड़ी सुनती रही कि वह डॉक्टर से क्या कह रहा था। रोगी का इलाज करना वैसा ही है जैसे छोटे मोटे सुधार करना। येगोर, कभी तो समझदारी की बात किया करो, डॉक्टर ने चिंतित स्वर में कहा। लेकिन मैं क्रांतिकारी हूं और इसलिए मुझे सुधार से नफरत है। डॉक्टर ने बड़ी सावधानी से येगोर का हाथ उसके घुटनों पर रख दिया और उठ खड़ा हुआ। वह विचारों में डूबा हुआ अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरकर रोगी के चेहरे की सूजन को अपनी उंगलियों से छूने लगा। मां डॉक्टर को जानती थी। वह निकोलाई का बहुत गहरा मित्र था। उसका नाम था इवान दनिलोविच। वह एगोर के पास गई और उसने जीभ निकालकर मां का स्वागत किया। डॉक्टर ने पीछे मुड़कर देखा। अरे निलोना, तो कहो, तुम्हारे हाथ में क्या है? किताबें होंगी, वह बोल उठी। इन्हें पढ़ने की मनाही है, उस नाटे कद के डॉक्टर ने कहा। यह मुझे बिल्कुल मूर्ख बना देना चाहते हैं, रोगी ने शिकायत करते हुए कहा। वह बहुत जल्दी जल्दी सांसें ले रहा था और उसके सीने में गड़गड़ाहट और खरखराहट की आवाज आ रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें थीं और हाथ उठाकर माथे का पसीना पोंछने में भी उसे बड़ी कठिनाई हो रही थी। उसके फूले फूले गालों पर जो एक विचित्र निश्चलता थी, उसके कारण उसका चौड़ा चकलाउदार चेहरा एक बेजान नकाब मालूम हो रहा था। केवल उसकी आंखों में, जो चारों तरफ की सूजन के कारण अंदर धसी हुई मालूम होती थी, एक निर्मल चमक और एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट थी। अरे धनवंतरी महाराज, मैं बहुत थक गया हूं, जरा लेट जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने सख्ती से जवाब दिया। खैर, आप चले जाएंगे तब लेट जाऊंगा। निलोना, इन्हें लेटने न देना, इनके तकिए ठीक कर देना, और देखो, बोलने बिल्कुल न देना, बोलना इनके लिए बहुत बुरा है। निलोना ने सिर हिलाकर स्वीकृति प्रकट की और डॉक्टर तेजी से छोटे छोटे कदम रखता हुआ बाहर चला गया। येगोर ने अपना सिर एक झटके के साथ पीछे कर लिया
और आंखें मूंद लीं और बिल्कुल निश्चल होकर लेट गया। केवल उसकी उंगलियां रह रहकर फड़क उठती थीं। उस छोटे से कमरे की दीवारें अत्यंत नीरस और निराशाजनक थीं। बड़ी सी खिड़की में से लाइम के पेड़ों की झुकी हुई फुनगियां दिखाई देती थी। धूल से अटी हुई उनकी गहरे रंग की पत्तियों के बीच बीच में पीले पीले धब्बे दिखाई देते थे। यह शरद का क्रूर स्पर्श था। मौत धीरे धीरे कुछ संकोच करते हुए मुझे अपने शिकंजे में जकड़ती जा रही है। येगोर ने अपनी आंखें मूंदे मूंदे ही कहा, ऐसा मालूम होता है कि उसे मुझ पर बड़ा तरस आ रहा है। मेरी तो सबों के साथ हमेशा ही बड़ी अच्छी तरह निभी। येगोर इवानोविच, चुप हो जाओ। मां ने बड़े प्यार से उसका हाथ सहलाते हुए विनय भरे स्वर में कहा। अभी थोड़ी देर में बिल्कुल चुप हो जाऊंगा। बड़ी कठिनाई से वह बोलता रहा। उसका दम फूल रहा था और बीच बीच में वह काफी देर के लिए रुक जाता था। यह बड़ा अच्छा है कि तुम हमारे साथ हो। तुम्हें देखकर कितनी खुशी होती है। कभी कभी मैं सोचता हूं तुम्हारा क्या होगा। यह सोचकर बड़ा दुख होता है कि औरों की तरह तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा और सारी मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। तुम्हें जेल जाने से डर लगता है? नहीं, मां ने स्पष्ट उत्तर दिया। डर तो नहीं लगता होगा, फिर भी जेल बड़ी भयानक जगह है। जेल ही ने मेरी यह हालत कर दी है। सच पूछो तो मैं मरना नहीं चाहता। मां कहने ही जा रही थी कि कौन जाने तुम अभी बच जाओ, पर उसके चेहरे का भाव देखकर वह रुक गई। मैं अब भी काम कर सकता हूं। अगर मैं काम करने लायक न रह जाऊं तो फिर जीने से फायदा ही क्या? कोई तुक नहीं है। मां को अंद्रेई का वह वाक्य बरबस याद आ गया जो वह हमेशा कहा करता था। सच तो है, पर उससे कोई शांति नहीं मिलती। और उसने एक आह भरी। वह दिन भर में बहुत थक गई थी और उसे बहुत भूख लगी थी। रोगी का निरंतर अस्फुट स्वर कमरे में गूंज रहा था और ऐसा मालूम होता था कि उसकी आवाज हौले हौले दीवारों पर रेंग रही है। खिड़की के बाहर लाइम के पेड़ों की फुनगियां नीचे नीचे मड़राते हुए बादलों जैसी लग रही थीं। अत्यंत उदास और नैराश्यपूर्ण गोधूली बेला की निश्चलता में, रात्रि के आगमन की अशुभ सूचक आशंका में हर चीज पर एक विचित्र निस्तब्धता छाई हुई थी। मेरा जी बहुत बुरा हो रहा है, येगोर ने कहा और अपनी आंखें मूंद कर चुपचाप लेट गया। सो जाओ, मां ने कहा, तुम्हारा जी अच्छा हो जाएगा। वह उसके सांस लेने की आवाज सुनती रही और चारों तरफ देखती रही। कुछ देर तक तो वह व्यथा में डूबी हुई निश्चल बैठी रही। फिर उसे नींद आने लगी। दरवाजे पर एक दबी हुई आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। वह चौंक कर उठ बैठी और उसने देखा कि येगोर आंखें खोले लेटा है। माफ करना, जरा मेरी आंख लग गई थी, मां ने कोमल स्वर में कहा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, येगोर ने उतनी ही नरमी से कहा। शाम का झुटपुटा खिड़की से अंदर झांक रहा था। कमरे में ठंडक थी और हर चीज पर एक विचित्र सा धुंधलापन छा गया था। रोगी के चेहरे पर भी एक कालिमा छा गई थी। मां को किसी चीज की ससराहट और लुदमिला की आवाज सुनाई दी। यहां अंधेरे में बैठे क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम लोग? बिजली का बटन कहां पर है? सहसा कमरे में आंखों को चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश हो गया और कमरे के बीचों बीच काली पोशाक में लुदमिला की लंबी तनी हुई आकृति दिखाई दी। येगोर के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने अपना हाथ उठाकर सीने पर रख लिया। लुदमिला ने भागकर उसके पास जाकर पूछा। वह आंखें गड़ाए मां को घूर रहा था। उसकी आंखें इस समय बहुत बड़ी बड़ी लग रही थीं और उनमें एक विचित्र सी ज्योति थी। मुंह फाड़कर उसने अपना सिर ऊपर उठाया और हाथ फैला दिया। मां ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे को घूर कर देखने लगी। वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। सहसा अपने शरीर को झकझोरकर रोगी ने अपने सिर को एक झटका दिया और ऊंचे स्वर में बोला, नहीं नहीं, बस सब खत्म हो गया। उसके शरीर में एक झुरझुरी सी हुई
उसका सिर निढाल होकर उसके कंधे पर लुढ़क गया और पलंग पर लटकते हुए लैंप के क्रूर प्रकाश का निर्जीव प्रतिबिंब उसकी खुली हुई आंखों में दिखाई देता रहा। हाय बेचारा, मां ने स्फुट स्वर में कहा। लुदमिला धीरे धीरे चलती हुई खिड़की के पास गई और वहां खड़ी होकर बाहर देखने लगी। वह मर गया। उसने सहसा इतने जोर से चिल्लाकर कहा कि मां चौंक पड़ी। लुदमिला खिड़की की चौखट पर कोहनियां टिकाकर खड़ी हो गई और फिर एकाएक मानो किसी ने सहसा उसके सिर पर जोर का आघात किया। वह घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढककर रो पड़ी। एगोर के दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर और तकिए पर उसका सिर सीधा करके मां ने अपने आंसू पोंछ डाले और लुदमिला के पास चली गई। वह झुककर बड़ी नरमी से उसके घने बालों पर हाथ फेरने लगी। लुदमिला ने धीरे धीरे अपना सिर उठाकर फटी हुई ज्योतिहीन आंखों से मां को देखा और उठकर खड़ी हो गई। निर्वासन में हम दोनों साथ साथ रहे थे, उसने कांपते हुए अस्फुट स्वर में कहा। हम दोनों एक साथ वहां सजा काटने के लिए भेजे गए थे। दोनों जेलों में रहे थे। कभी कभी तो वहां बहुत ही भयानक मालूम होता था, बिल्कुल असह्य हो जाता था। कई लोगों की हिम्मतें टूट गईं। वह सहसा बड़े जोर से फूट फूट कर रोने लगी, पर बहुत कोशिश करके उसने अपने आप को संभाल लिया। वह मां के और निकट आ गई। प्यार और दुख की भावनाओं से चेहरे पर जो कोमलता आ गई थी वह और नौजवान मालूम होने लगी थी। लेकिन यह हमेशा ही हंसमुख रहता था। वह और भी जल्दी जल्दी दबी जबान में कहती रही। वह अब भी सिसकियां ले रही थी। यह हमेशा हंसता रहता था और मजाक करता रहता था। जो कमजोर थे उनकी हिम्मत बधाए रखने के लिए अपनी तकलीफ को कभी जाहिर नहीं होने देता था। हमेशा दूसरों के साथ भलाई करता था। बहुत उदार था और दूसरों का हमेशा ध्यान रखता था। वहां साइबेरिया में खाली बैठे बैठे अक्सर लोगों का स्वभाव बिगड़ जाता है और वे अपनी कुत्सित भावनाओं का शिकार हो जाते हैं। वह इसके खिलाफ लड़ना बहुत अच्छी तरह जानता था। तुम नहीं जानती वह कितना अच्छा साथी था। उसकी अपनी जिंदगी में दुख के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन कभी किसी ने उसे शिकायत करते नहीं सुना, कभी नहीं। मेरी तो बड़ी दोस्ती थी उसके साथ। मैं बहुत आभारी हूं उसकी। अपने अपार ज्ञान में से जो कुछ वह मुझे दे सकता था उसने दिया। हालांकि वह जिंदगी से बहुत उकताया हुआ और अकेला था। उसने कभी बदले में यह नहीं चाहा कि मैं उससे प्यार करूं या उसके आराम का ख्याल रखूं। एगोर के पास जाकर लुदमिला ने झुककर उसका हाथ चूम लिया। साथी, मेरे प्यारे अच्छे साथी, धन्यवाद। मैं तुम्हें हृदय से धन्यवाद देती हूं, उसने शांति व्यथित स्वर में कहा। विदा। मैं तुम्हारी ही तरह काम करती रहूंगी, अपनी जिंदगी भर अटल विश्वास के साथ अनथक काम करती रहूंगी। विदा। सिसकियों से उसका शरीर कांप रहा था। उसने येगोर के पलंग के पायताने पर अपना सिर रख दिया। मां चुपचाप बैठी आंसू बहाती रही। न जाने क्यों वह रोना नहीं चाहती थी। वह सांत्वना के शब्दों से लुदमिला को धीरज बंधाना चाहती थी। विशेष और अत्यधिक तीव्र प्यार की भावना से पुचकारना चाहती थी। येगोर के बारे में प्यार और दुख के शब्द कहना चाहती थी। डबडबाई हुई आंखों से उसने येगोर के पिचके हुए चेहरे और उसकी अधखुली आंखों को देखा, मानो वो अभी ऊँघ रहा हो। उसने उसके नीले होठों को देखा जिन पर अभी तक मुस्कुराहट खेल रही थी। हर चीज पर एक निस्तब्धता और विषाद छाया हुआ था। इवान दलिनोविच जल्दी जल्दी छोटे छोटे कदम रखता हुआ आया। सहसा वह कमरे के बीच में रुक गया और दोनों हाथ जेबों में डालकर खड़ा हो गया। कितनी देर हुई? उसने घबराए हुए स्वर में जोर से पूछा। किसी ने उत्तर नहीं दिया। डॉक्टर ने अपने माथे का पसीना पोंछा और लड़खड़ाते हुए कदमों से येगोर के पास जाकर उसका हाथ दबाया और अलग हटकर खड़ा हो गया। यह तो होना ही था। इतना कमजोर दिल था कि कम से कम 6 महीने पहले ही यह हो जाना चाहिए था। सहसा उसका ऊंचा स्वर, जो जरूरत से ज्यादा ऊंचा था और जिसे वह बड़ी कोशिश करके शांत बनाए हुए था, रूध गया। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया
और घबराहट में जोर से अपनी दाढ़ी मरोड़ता हुआ पलंग के पास बैठी हुई उन दोनों औरतों को देखता रहा। एक और चल बसा, उसने धीरे से कहा। लुदमिला उठकर खिड़की खोलने चली गई। थोड़ी ही देर बाद वे तीनों एक दूसरे से सटकर वहां खड़े शरद ऋतु की रात्रि का अंधकारमय चेहरा देख रहे थे। पेड़ों की काली फुनगियों के ऊपर सितारे जगमगा रहे थे और आकाश के अनंत विस्तार को और भी अंधकारमय बना रहे थे। लुदमिला मां की बाह पकड़कर चुपचाप उसके कंधे का सहारा लेकर खड़ी हो गई। डॉक्टर से झुकाए अपना चश्मा साफ कर रहा था। निस्तब्धता को चिरती हुई शहर की रात्रिकालीन शिथिल ध्वनियां आ रही थीं। हवा का एक ठंडा झोंका आया और उसके बालों से अटखेलियां करने लगा। लुदमिला कांप उठी और एक आंसू चुपचाप उसके गालों पर लुढ़क गया। बाहर बरामदे में उन लोगों को दबी हुई भयभीत ध्वनियां सुनाई दे रही थीं। कराहने की आवाज, खुसुर फुसुर और किसी के पांव घसीटकर चलने की आवाज। पर वे तीनों खिड़की के पास चुपचाप निश्चल खड़े रात्रि के अंधकार को घूरते रहे। यह सोचकर कि शायद उसके कारण कोई बाधा पड़ रही हो, मां ने धीरे से अपना हाथ खींच लिया, झुककर एगोर को शीश नवाया और दरवाजे की तरफ चल दी। आप जा रही हैं? डॉक्टर ने बगैर मुड़े धीरे से पूछा। हाँ। बाहर पहुंचकर मां लुदमिला के बारे में सोचने लगी कि किस प्रकार उसने अपनी सिसकियों को दबाया था। उसे ठीक से रोना भी नहीं आता। उसे याद आया कि एगोर ने मरने से पहले क्या कहा था और उसके सीने से एक आह निकल गई। सड़क पर धीरे धीरे चलते हुए उसे उसकी चमकदार आंखें, उसका हंसमुख स्वभाव और उसकी सुनाई हुई रोचक कहानियां याद आती रही। अच्छे आदमी के लिए जीना कठिन होता है, पर मरना आसान होता है। मालूम नहीं मैं कैसे मरूंगी, उसने सोचा। अपनी कल्पना दृष्टि से वह लुदमिला और डॉक्टर को उस सफेद चमकदार कमरे की खिड़की के पास खड़ा देख रही थी और एगोर की मृत आंखें उन्हें पीछे से घूर रही थीं। सहसा उसके हृदय में सारी मानवता के प्रति गहरी वेदना का तूफान उमड़ पड़ा। लंबी आह भरकर उसने अपने कदम तेज किए। कोई अज्ञात प्रेरणा उसे तेज चलने पर बाध्य कर रही थी। मुझे जल्दी चलना चाहिए, उसने सोचा। जो उदास पर साहस में शक्ति उसे अंदर से प्रेरित कर रही थी, उसके आगे उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास मां के भाग 39वें का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास मां के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर कीजिए और दूसरे कहानी हिस्सों को भी सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर आकर प्लेलिस्ट में कहानी या किस्सा या उपन्यास सर्च करके सुन सकते हैं। तो अगले भाग को सुनने के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।